एपिसोड 126। डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे वीके नोवेल स्टोरी 2.0 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। विक्रम की फाइटिंग स्किल। अब तक आपने सुना प्रेजेंट टाइम। विक्रम अपनी सोच से बाहर आ जाता है। आई एम सॉरी माई डॉल, आप इतनी अच्छी फाइटर निकलेंगी ये तो हमने सोचा ही नहीं था। आप तो हमारी सोच से भी बहुत आगे निकल चुकी हैं। अभी ना जाने आपके और कितने कितने रूप देखने को मिलेंगे, पर हम आपसे बहुत खुश हैं कि हमने आपसे मोहब्बत की है। तभी ईवा विक्रम के पास आती है। क्या सोच रहे हैं आप? विक्रम कुछ नहीं, बस यही सोच रहे हैं आपके कौन कौन से रूप। ईवा हंसने लगती है। अब आगे विक्रम ईवा को देखने लगता है। ईवा जब विक्रम को अपनी तरफ देखते हुए पाती है। ईवा विक्रम के करीब आकर ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? विक्रम, यही कि आपके कितने रूप हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। हम तो जब भी आपको कुछ अलग तरीके से देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं, क्या वाकई में आप हमारी डॉल ही हैं? ईवा विक्रम के सर पर अपने हाथ से हल्की सी टपली मारते हुए, हाँ मैं ऐसी ही हूँ। रूही और मीरा भी अपने चेयर पर बैठ जाती हैं। दो नौकर दोनों को एक एक टॉवल देते हैं। दोनों अपने टॉवल से अपना पसीना पोंछती है, फिर वो टॉवल दोबारा वापस नौकरों को दे देती हैं। फिर मेड आकर उन्हें जूस देती है। दोनों जूस पी लेती हैं। सारंग रूही के पास आता है और उसे बड़े ध्यान से देखता है। रूही, ऐसे क्या देख रहे हो आप? क्या आपने कभी मुझे ऐसे देखा नहीं है? सारंग, नहीं, मैंने तुम्हें ऐसा नहीं देखा है। सारंग, क्या तुम मेरी रूही हो या कोई और हो? रूही, कोई शक है? सारंग, जिस तरह से तुम फाइट कर रही थी उससे तो लग ही नहीं रहा था कि तुम एक मामूली सी लड़की हो। ये फाइटिंग तुमने कब से सीखी? रूही, बचपन से हमने ये फाइटिंग सीखी। हमसे ज्यादा हमारी ईवू बहुत अच्छी फाइटर है। मैं तो सिर्फ 10-15 लोगों को हैंडल कर पाती हूँ, लेकिन ईवू 50 लोगों को हैंडल कर सकती है। उसकी लड़ाई की स्किल हम सबसे ज्यादा मजबूत है, यहाँ तक अमृतसर से भी। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं और मीरा, मैंने यह बात कई बार आपको बताने की कोशिश की लेकिन आपने सुनी ही नहीं। यहाँ तक अपनी सुहागरात के समय भी, तब भी आपने मुझे रोक दिया। सच तो यह है, मैं और मेरा ईवा के हिडन बॉडीगार्ड है, और मैं ईवा की बचपन की फ्रेंड भी। सारंग फिर सोच में चला जाता है। क्या कह रही हो तुम? हाँ सर, मैं सच कह रही हूँ। यही हमारी सच्चाई है। अभी आपको बहुत कुछ पता चलेगी हमारे बारे में। एक बात और है। सारंग, तो बताइए, मैं सब कुछ सुनने को तैयार हूँ, वो भी बता दीजिए। ईवा हमारी मालकिन है। सारंग, ईवा तुम्हारी मालकिन है? मैं समझा नहीं। रूही, यही ईवा बहुत बड़े संप्रदाय अंपायर की मालकिन है। ईवा कोई मामूली लड़की नहीं है। धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। जितनी तुम्हारे दादाजी तुम्हारे महीने की सैलरी तुम्हें देते, उससे कहीं ज्यादा हमारी सैलरी है। मीरा की सैलरी 30 लाख है और मेरी सैलरी 35 लाख है। अब तो सारंग और भी शौक में चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है वह अब क्या ही बोले। वह तो रूही को बहुत ही मामूली सी लड़की समझ रहा था। तो फिर ये तुम इतनी सीधे सादी और बहुत ही सिंपल क्यों रहती हो? रूही, यह हमारी ड्यूटी है कि मुझे हर वक्त मीरा से ज्यादा मुझे ईवा को प्रोटेक्ट करना होता है। अच्छा छोड़ो, हमें पैकिंग भी करनी है। सारंग, अब समझ में आ रहा है तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई है। ईवा के पेरेंट्स ने ही है तुम्हें इस काबिल बनाया होगा। रूही, चलो आपको समझ में तो आई, देर से ही सही। अब सारंग मुस्कुराने लगता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम क्या क्या हो, मुझे सिर्फ इतना पता है, अब तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी बीवी हो। अच्छा ठीक है, अब काम खत्म तो करो। सारंग, मुझे तुमसे एक बात और करनी है। रूही, हाँ कहो। सारंग, क्या तुम्हें रात का कुछ याद है? मैं समझी नहीं। सारंग, यार तुम्हें ध्यान है, रात को मैं तुम्हारे पास था। मुझे क्या मालूम, मैं तो सो रही थी। तब सारंग अपना चेहरा दिखाता है, ये देखो तुमने मुझे रात को मारा था। रूही, हाँ तो तुमने कुछ किया होगा मेरे साथ, तभी मैंने मारा होगा। हाँ मुझे याद आया, मुझे ऐसा लगा जैसे एक मच्छर ने काटा है, तो बस ऐसा लगा था। कोई मच्छर मुझे काट रहा है। मैं तुम्हें इतना बड़ा मच्छर नजर आ रहा था।
रूही सारंग को ऊपर से नीचे देखते हुए, नहीं, मच्छर तो लग नहीं रहे हो, अच्छे खासे आदमी लग रहे हो। सारंग चिढ़ते हुए, मैं तुम्हें आदमी लग रहा हूँ? रूही, क्यों, क्या तुम मैरिड नहीं हो? सारंग, तो क्या मैरिड होने से आदमी बन जाते हैं? रूही, और क्या हमारे घरवाले और लखनऊ में तो यही कहते हैं, जब तक लड़के लड़की की शादी नहीं हो जाती तब तक वह लड़का लड़की ही रहते हैं, और जब उनकी शादी हो जाती है वह फिर लड़के नहीं रहते, ना लड़की रहती है, लड़का आदमी बन जाता है और लड़की औरत। सारंग अपना मुंह बना लेता है, तुम्हारी नज़रों में मैं आदमी हूँ सारंग, और किसी की नज़रों में तो मैं आदमी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट लड़का हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब मुझे अपनी पैकिंग करनी है, शाम को हमको निकालना भी है। दोनों की बहस होने लगती है। रूही, आप यहीं रहेंगे जैसे सब आदमी रहते हैं? सारंग, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रूही, आपकी पढ़ाई मारी जाएगी, फिर हमें नोट्स बनाकर कौन देगा? आप कम से कम हमारी क्लास में जाकर दीपेश से हमारे लिए नोट्स तो ले ही लेंगे। हमें नोट्स मिले या ना मिले, अगले महीने एग्जाम है, आपके फाइनल हैं और हमारे फर्स्ट ईयर के हैं। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपकी पढ़ाई मिस हो जाएगी। जापान से आने के बाद हम आपके साथ में उदयपुर चलेंगे। सारंग, ऐसे तो तुम्हारी भी पढ़ाई छूट जाएगी। हमारी फिक्र मत करो, प्रिंसिपल सर से हमारी बात हो चुकी है, हमारी पढ़ाई में कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमारा सब कुछ रिवीजन करा हुआ है। अब सारंग कुछ नहीं कहता है, सच ही तो था, उसका आखिरी साल है और उसे यह हर हाल में पूरा करना है। रूही 10 दिन बाद तो आ ही जाएगी। रूही पैकिंग करने चली जाती है, तब तक 1 घंटा गुजर जाता है। अब रूही और सारंग भी मीरा के पास वही आ जाते हैं, विक्रम की फाइट देखने के लिए। सभी वहीं बैठ जाते हैं क्योंकि उन सबको विक्रम सर की फाइट देखनी थी। अमित विक्रम को फाइटिंग वाली ड्रेस पहनावा देता है और मार्शल आर्ट के वेपन भी उसको दे देता है, जिससे अच्छी तरीके से फाइटिंग हो। अब सभी वहां पर फाइटिंग को देखने के लिए बैठ जाते हैं, यहां तक कि मैंशन के नौकर भी। विक्रम और उन लोगों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। वाकई में विक्रम बहुत अच्छी स्किल के साथ फाइटिंग कर रहा था, उसका हर एक मोमेंट बहुत ही स्मूथली होता है, कोई भी उसे टच नहीं कर पा रहा था। जिस तरह से ईवा लड़ रही थी उसी तरह से विक्रम भी उन लोगों से फाइट कर रहा था। विक्रम अमित को भी इशारा करता है, फिर अमित भी अपने हथियार के साथ आ जाता है, वह भी उन लोगों के बीच में विक्रम से लड़ रहा था। सारंग और जय अपनी आंखें मलमल कर उन लोगों की लड़ाई देख रहे थे। अब तो सारंग जय से एक्साइटमेंट में कहता है, मैं भी फाइट सीखूंगा, ज्यादा नहीं तो कुछ लोगों से ही लड़ तो सकता हूँ, जैसे 6-7 लोगों से। जय, आप सही कह रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी फाइटिंग सीखूं, जय भी सोचते हुए सारंग से कहता है। एपिसोड 127। रूही ने सारंग को पीटा। सारंग और जय विक्रम की फाइटिंग देख रहे हैं। सारंग और जय अपनी सोच में आकर एक दूसरे से बात करते हैं, हम भी अब फाइटिंग सीखेंगे, कम से कम हमें सेल्फ डिफेंस तो आनी ही चाहिए। जय, सर आप सही कह रहे हैं, हमें कम से कम अपने सेल्फ डिफेंस तो आनी ही चाहिए। सारंग फिर अपने आप में खो जाता है। रूही सारंग को पीट रही है, सारंग अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। रूही से कहता है, मैं भी अब तुम्हारी तरह फाइटिंग सीखूंगा, तभी मैं तुमसे बदला ले पाऊंगा, नहीं तो तुम मुझे मार मार के आधा कर दोगी। रूही हंसते हैं, हाँ हाँ फाइटिंग सीख लो, पहले मुझसे तो बच लो। सारंग, तुम मुझे ऐसे नहीं पीट सकती, आखिर मैं तुम्हारा इकलौता पति हूँ। काहे के पति हो? चूरन के पति हो, खुद को थोड़ी सी भी डिफेंस तो आती नहीं है, हर जगह से पीट कर आ जाते हो। जिसे मैं सही करने जाती हूँ सब मेरी हंसी उड़ाते हैं। देखो, बीवी पति का बदला लेने जाती है, और बीवी कितनी ताकतवर फाइटिंग फाइटर मिली है, और पति कितना चूहा है, जहां देखो हर जगह से पीट कर आ जाता है। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे जैसे पति का क्या करूं? रहम करो देवी, मैं अब फाइटिंग सीख लूंगा। पक्का सीख लोगे ना? हाँ मेरी दुर्गा रानी। जय सारंग को उठाता है, सर सर उठिए, आप कहाँ खो गए? सारंग अपनी सेंस से बाहर आता है और विक्रम की फाइटिंग देखने लगता है। ईवा भी अपनी चेयर पर बैठकर विक्रम सर की फाइटिंग देख रही है और खुश होकर कहती है, सही मायनों में ही ये मेरे पति हैं, वरना मैं तो यही सोच रही थी, सच्चाई पता चलने पर यह मेरा सामना कैसे करेंगे। आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरा पति भी मुझे मेरे जैसा मिला है, नहीं तो आगे चलकर मेरा क्या होता। अब मुझे पता चला कि विक्रम सर भी मेरे जैसे ही हैं, इतनी अच्छी फाइट कर लेते हैं। इधर विक्रम सभी से फाइट कर रहा था और अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर अमित विक्रम के पास आकर उसे तलवार से लड़ते हुए विक्रम पर वार करता है, पर विक्रम अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर लेता है। अमित मुस्कुराते हुए लड़ते हुए बोलते हैं,
मिस्टर राठौर, आप वाकई में बहुत अच्छे फाइटर हैं। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, मेरी ईवा सही हाथों में गई है। विक्रम भी मुस्कुराते हैं और लड़ते हुए, आप हमारी डोल की फिक्र न करें, हम अपनी डोल को हर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अमित, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, आप बहुत स्मार्ट हैं। ऐसे ही लड़ते लड़ते टाइम पूरा हो जाता है और विक्रम अपने आप को सेव कर लेता है। सभी फाइटर्स एक तरफ बैठ जाते हैं, सभी काफी थक चुके थे। रूही और मीरा भी बहुत खुश थी कि उनके विक्रम सर से ईवा की शादी हुई है। ईवा के लिए विक्रम सर बिल्कुल परफेक्ट मैच है। सभी अंदर चले जाते हैं और मैंशन के नौकर जो बाहर फाइटर अपनी चेयर्स पर बैठे थे, उनके लिए पहले टावल लाते हैं, फिर सबको जूस और स्नेकर्स देकर कुछ देर रिलैक्स करने के लिए बोल जाते हैं। 10 मिनट बाद उन सभी को अंदर बुला लिया जाता है। अमित के कहने पर एक नौकर उनके लिए ब्रेकफास्ट बनवाने के लिए जाता है। तब मीरा कहती है, अब ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, अब तो लंच का टाइम है, आप इन सब और हम सब के लिए भी लंच बनवाइए। अमित हंसते हुए हेडमेड से कहकर सभी को लंच बनवाने के लिए कह देता है। जब तक अमित उन सभी को नहाकर फ्रेश होने के लिए भी कह देता है। सभी फाइटर्स नीचे गेस्ट हॉल में जाकर अपने आप को साफ करते हैं और फिर शावर लेते हैं। फीमेल के लिए अलग रूम था, वह अलग शावर लेने चली जाती हैं। सभी अपने लिए एक एक जोड़ी कपड़े लाए थे। अमित ने पहले ही उनसे तैयारी से आने के लिए कहा था। अब उन्हें अगले हफ्ते से इसी मैंशन के पीछे बैकयार्ड में रहना होगा। इधर सारंग रूही को अकेले में ले जाने की कोशिश कर रहा है, वह उसके साथ वक्त बिताना चाह रहा है क्योंकि रूही उसे 10 दिन के लिए छोड़कर जा रही है। इस वक्त वो बहुत बेचैन रूही के लिए, लेकिन रूही उस पर ध्यान नहीं दे रही है। रूही इस वक्त ईवा की बातों पर ध्यान दे रही है। ईवा सभी को इशारा कर देती है और शाम को जाने के लिए अपनी अपनी पैकिंग कर ले, किसी का कुछ छूटना नहीं चाहिए, फिर बाद में मुझे कोई ब्लेम नहीं करेगा। ईवा विक्रम से भी कहती है, सर आपकी पैकिंग हो चुकी होगी, आप अपना सामान यहीं मंगवा लीजिए, हम यहीं से साथ में जाएंगे। विक्रम भी ओके कहकर अपना फ़ोन राठौर मैंशन को लगा देता है। वहां से भी ओके का जवाब आ जाता है। रूही, मेरी तो पैकिंग चुकी है, मीरा एक बार और अपना सामान चेक कर लो, कुछ रह न जाए तुम्हारा, क्योंकि तुम ही हमारे साथ जाकर परेशान करती हो। मैं ये भूल गई, मैं वो भूल गई। रूही को टोंट मारते हुए मीरा उससे कहती है। रूही अपना मुंह बिगाड़ लेती है। इस वक्त सारंग कुछ और सोच रहा था, वह रूही को कमरे में ले जाने के बहाने सोच रहा था। अब उसे मौका मिल चुका था। सारंग रूही को खींचकर रूही के कमरे में चला जाता है और रूम का दरवाजा बंद कर लेता है। डोर बंद करते ही सारंग रूही के होंठों पर टूट पड़ता है, वह उसे किस करने लगता है। रूही सारंग को हटाते हुए, ये क्या कर रहे हो, मुझे अपनी पैकिंग चेक करनी है। सारंग उसकी एक नहीं सुनता है और किस करते हुए उसे खींचते हुए बेड पर ले आता है। बेड पर लाते ही उसे बेड पर पीछे की तरफ से उसे गिरा देता है। फिर वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, फिर उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे पैशनेट होकर किस करने लगता है। अब रूही भी कुछ नहीं कहती हैं, वह भी उसका साथ देने लगती है। दोनों ही अब फ्रेंच किस करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे दोनों के कपड़े फर्श पर गिरने लगते हैं। सारंग ऐसे ही चूमते हुए रूही के पैरों को अपने में लपेट लेता है। रूही को लपेटने के बाद सारंग एक झटके में रूही में एंटर कर जाता है। ऐसे ही दोनों का आधा घंटे तक राउंड चलता है। फिर सामगर अपने आप को रिलीज करके उसके बगल में आकर लेट जाता है। रूही भी ऐसे ही लेटे रहती है। सारंग, तुम तो मुझे 10 दिन के लिए छोड़कर जा रही हो, तो अब बताओ मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। रूही, अब तो आपने अपने मन की कर ली, तो अब क्या हुआ, अब तो तुम्हें सुकून मिल गया होगा। सामगर उसके ऊपर चढ़कर फिर से उसे इंटेंस नजरों से देखते हुए, मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता है। रूही, अब बस करिए, अब नहीं करोगे। लेकिन सारंग नहीं मानता है। वह फिर से उसे किस करने लगता है और उसे ऐसे ही करते 20 मिनट और हो जाते हैं। वह फिर से हार्ड हो जाता है। एक बार फिर रूही में एंटर कर जाता है। रूही के कमरे में इस वक्त सारंग के हाँफने की आवाज और रूही की आहें और उसकी सिसकारियों की आवाजें गूंज रही थी। सारंग इस वक्त पसीने में नहा रहा था और अपना सेटिस्फैक्शन पूरा करने में लगा हुआ था। फिर वो 1 घंटे बाद अपने आप को रिलीज करता है। सारंग फिर से रूही के बगल में लेट जाता है। अब उसके चेहरे पर इस वक्त सारे जहां का सेटिस्फैक्शन का सुकून मिल रहा था। वो बहुत खुश था। इधर रूही भी अब बहुत थक चुकी थी। उसकी आंख लग जाती है और वह वहीं सो जाती है। फिर सारंग उसके ऊपर कंबल डालकर वॉशरूम में नहाने चला जाता है।
इधर ईवा रूही का इंतजार कर रही थी। लंच बन चुका था। एक नौकर रूही के कमरे की तरफ जाता है, उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रूम से किसी आवाज नहीं आती है। नौकर फिर से ईवा के पास आ जाता है। मैडम, अंदर से किसी की आवाज नहीं आ रही है। ईवा समझ जाती है कि अंदर क्या हो रहा होगा, इसलिए सभी को लंच के लिए इशारा देती है। हेड सीट पर ईवा बैठती है, उसकी दाएं तरफ विक्रम बैठता है और बाएं तरफ अमित बैठता है। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुन। ऐसी कहानी सिर्फ आरके पॉकेट एफएम पर मिलेगी। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।